हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 3 करने वाले हैं यूपी टेट हिंदी के लिए, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम ये सीरीज जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम लागू करते रहेंगे, चालू करते रहेंगे। ठीक है, प्रतिदिन आपको शाम 7 बजे आपके साथ 30 महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे रोज। ठीक है, अभी हमारे चैनल पर लाइव क्लास नहीं होती है, लेकिन आपको अपलोडेड वीडियो मिलेंगी। केवल आपको क्या करना है, चैनल पर आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है। रोज शाम 7 बजे आपको यूपी टेट हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और फुल डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और शाम को 4 बजे आपको, कल से शाम को 4 बजे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड वीडियो मिलने लग जाएगी। शाम के 4 बजे डेली आपको वीडियो मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और 30 क्वेश्चन, उस वीडियो में भी 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे चलते हैं। आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके आज की क्लास का। मुहावरों लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको क्या करना है, इस टेस्ट को, 30 नंबर के टेस्ट को आपको क्या करना है, बिल्कुल टेस्ट की तरह देना है। ठीक है, और अंत में देखना है कि आपने 30 में से कितने नंबर प्राप्त किए। उससे आपको अपनी तैयारी भी मालूम पड़ेगी, और अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और आपको कितनी तैयारी और करनी है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आई थिंक आप लगा चुके होंगे। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का, आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही ऑप्शन पर आंसर लगाइए। ठीक है, आई थिंक आप इसका आंसर लगा चुके होंगे। देखो, इसका जो सही आंसर है बिल्कुल वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हमारे पास कुछ पंक्तियां गिवन हैं। इन पंक्तियों को हमें क्या करना, पढ़ना है अच्छे से, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमें 3 से 7 तक दे रखे, क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक जो हैं उनके आंसर लगाने सही से। तो पंक्तियों को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं भी एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए पंक्तियां हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब माही, रजत लोचन लोल, खेलत मनसीज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। ठीक है, तो ये पंक्तियां आपकी किसकी हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है आपका, लोचन लोल का क्या तात्पर्य है। देखो, लोचन लोल का क्या तात्पर्य है। देखो, लोचन का मतलब होता है हमारा चंचल। लोचन का मतलब क्या होता है, लोचन। लोचन का मतलब क्या होता है, लोल। ठीक है, लोचन लोल का, तो इसका सही लोचन लोल का मतलब हो जाएगा चंचल नेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंचल नेत्र। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? बताइए किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंक्ति को देख लीजिए, पंक्ति देख लीजिए। प्रभु चितई पुनि चितब माही, रजत लोचन लोल। देखो, यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं नेत्र के सौंदर्य के लिए वो क्या है, रजत लोचन लोल। तो रजत लोचन लोल
कौन से शब्द वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, लय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये मैं आपको करा चुका हूँ अलंकार, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुप्रास, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त है? दोहा, चौपाई, सोहटा, सवैया। बताइए कौन सा है। देखो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका है दोहा। दोहा क्या होता है, देखो वह अगर जो हमें छंद दिया हुआ है, ठीक है, पंक्तियां दी हुई, अगर हमें कोई पंक्तियां गिवन हैं और उनके प्रथम और तृतीय पंक्तियों में अगर 13 मात्राएं, ठीक है, और दूसरी और चौथी पंक्तियों में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। पहली और तीसरी पंक्ति में यदि 13 मात्राएं हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में यदि 11 मात्राएं हैं, जब मैं आपको छंद कराऊंगा तो उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, सोहटा, चौपाई, सवैया, दोहा क्या होता है। तो वो क्या कहलाता हमारा, ये कहलाता हमारा दोहा। तो प्रयुक्त पंक्तियां जो हैं, हमें जो गिवन पंक्तियां हैं वो हमारी किसकी हैं, दोहे की हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, दी गई पंक्तियां किस भाषा में लिखी गई हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मगधी। बताइए कौन सी भाषा में लिखी गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, ब्रजभाषा। ये पंक्तियां जो हैं ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त मंसित शब्द का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है। इन विकल्पों में से मंसित का कौन सा पर्याय नहीं है? देखो मंसित का एक ही पर्याय नहीं है, वो हो कृष्ण। कृष्ण नहीं है, मनोज, मदन और कंदर्प, ये मंसित के क्या हैं, मंसित के पर्याय हैं, ठीक है। मंसित के क्या हैं, पर्याय हैं, ठीक है। तो कृष्ण, इसका मतलब क्या है, कृष्ण इसका पर्याय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? देखो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, देखो इसका मतलब होता है बी प्लस, इसको हम लिखेंगे तो बी प्लस अर्थ लिखेंगे, तभी हमारा क्या आएगा, व्यर्थ आएगा। तो किन किन वर्णों की, देखो यहाँ पर कौन सी ई है, छोटी ई है, और यहाँ पर कौन सा ए। तो हमारी कौन सी वर्णों की मेल हुआ है, ई प्लस ए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 है हमारा, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तुरंग, मृगनेन्द्र, मृगराज, व्याघ्र। देखो तुरंग जो होता है, तुरंग किसके लिए आता है, ये घोड़े के लिए आता है। किसके लिए आता है, घोड़े के लिए। और ये तीनों शब्द जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं, शेर के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, तुरंग, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें वीडियो को अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये तो मैंने आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे से पढ़ाया है और सारी चीज़ें वर्णमाला मैंने ए टू जेड पढ़ाई हैं। यदि आपने हमारी वर्णमाला की भी वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी कमेंट प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर देख लें। मैं आपको टॉपिक भी करा रहा हूँ और अच्छे से प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ क्वेश्चनों की, ठीक है। ये टॉपिक वाला जो है हमारा वो भी चलता रहेगा और ये प्रैक्टिस तो आपको 30 क्वेश्चन की रोज मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता अब, ठीक है। मेन टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। जो भी और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। अंतःस्थ बड़ा बताइए कौन से होते हैं, मैंने बताया था। देखो यह रेल लैब जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 11 का मतलब है अन्यो आश्रित का अर्थ है किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना। देखो इसका मतलब होगा ये पर जो है यहाँ पे आएगा, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। बताइए 11 का बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा। देखो इसका मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना,
इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उद्दंड मार्तंड क्या है? समाचार पत्र, नाटक संग्रह, महाकाव्य, निबंध संग्रह। लगाइए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जल्दी से। देखो उद्दंड मार्तंड जो है आपका, वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। क्या है ये? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, क्या है ये? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। पहली बात इससे संबंधित, ये जो इसका जो संपादन हुआ था सबसे पहले, वो कब हुआ था? ये 30 मई कितने सन को? 1826 को इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 30 मई को हम किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? देखो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा आपका बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बताइए। देखो भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, किसी की भाषा को हम अमान्य नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा भिन्न होती है और मातृभाषा ही द्वितीय भाषा सीखने में एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसलिए उसकी भाषा को अनुचित व अमान्य मानना गलत होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और जितने भी पॉइंट मैं आपको लिख के बताता हूँ बाद में, उनको भी नोट डाउन किया करिए वहीं पर। ठीक है, अच्छे से इनको ध्यान रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए भाषा का आरंभ किससे होता है? शब्द, ध्वनि, अर्थ, स्वरूप। बताइए किससे होता है भाषा का आरंभ? तो भाषा का जो आरंभ होता है सबसे पहले हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। तो भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से होता है। बच्चा भी किसी वर्ण का उच्चारण करता सबसे पहले, या अक्षर का उच्चारण करना सीखता सबसे पहले। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, भाषा का जो आरंभ होता है वो किससे होता है? ध्वनि से होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। बताइए 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो होता है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास शैक्षिक व शैक्षिक दोनों क्षेत्रों पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास को दर्शाता है। व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बताइए इसका आंसर तो बिल्कुल आप सही लगा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन से को दिखाता है? देखो ये जो है ये आपकी व्यक्तित्व भिन्नता को दर्शाता है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है? अपनी अपनी कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को ग्रहण करने की और किसी चीज़ को सीखने की। कोई जल्दी पढ़ना सीख जाता है, कोई लेट से पढ़ना सीखता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? अपनी
अपनी अपनी योग्यता के कारण किसके अंतर्गत आता है, ये व्यक्ति भिन्नता के अंतर्गत, ना कि अंतर संबंध निरंतरता या सामान्य से बेस्ट की ओर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इस वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। कमल तथा सूर्य के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। देखो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्यों होता है, देखो इस लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, यह प्रश्न हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है, ऐसे प्रश्नों में बच्चों की सृजनशीलता व मौलिकता स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, परीक्षा का आयोजन करना। बताइए 19 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। देखो भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी भी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्यों है ऐसा, क्योंकि एक शिक्षक जितना अधिक बच्चे को उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देगा उतना ही उनका भाषा स्तर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 से 23 तक आपको गद्यांश दिया है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके आंसर लगाने हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ धीरे धीरे पढ़ता हुआ, आप भी साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है, फिर इसके आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम एवं लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक है, तो आई थिंक आपने भी इस गद्यांश को पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आंसर लगा लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकाकुल है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जाता है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, देखो जब हमने इस गद्यांश को पढ़ा तो हमें समझ में आया मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति संकुल क्यों है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास क्या हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है। तो इसीलिए इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। ठीक है, चलिए 21 आपकी स्क्रीन पर है।
आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। बताइए 21 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। देखो 21 का जो सही आंसर है वो है आपका, देखो जब मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है, इसीलिए इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, उसके जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 है आपका, मानव विकास के एकांगीपन के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से 4 ऑप्शनों को पढ़िए और सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, बिल्कुल सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिए 22 का। देखो एकांगीपन के लिए मनुष्य द्वारा साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर देना ही उत्तरदायी माना गया है। ठीक है, इसीलिए इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, उस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 आपकी स्क्रीन पर है, विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ बन जा सकता है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर लगाने का क्वेश्चन कीजिए। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि नैतिक और आत्मीय मूल्यों के साथ साथ विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, नेपथ्य का अर्थ है रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान, कलाकारों का मेकअप रूप, वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान, रंगमंच के पीछे का स्थान। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो नेपथ्य का जो अर्थ होता है वो होता है रंगमंच के पीछे का स्थान। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। देखो जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कारक पढ़ाए थे तो बड़े अच्छे ढंग से मैंने आपको कारक भी पढ़ाए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, यदि आपने कारक वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। मोस्ट टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाके उनको देख लीजिए। इसका सही जो आंसर होगा, मैंने बताया था अपादान का मतलब होता है से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये क्या है, यहाँ पर अलग होने का अर्थ दे रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। सुयोग, सुरेश, विदेश, अत्यधिक। बताइए कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखो सुयोग में उपसर्ग है, बिल्कुल है, सु प्लस योग। ठीक है, सुरेश में है, सु प्लस रेश करेंगे हम तो रेश का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, कोई क्या है, मानक अर्थ नहीं है इसका। सु का अर्थ है लेकिन रेश का कोई मानक अर्थ नहीं है, इसीलिए उपसर्ग रहित जो हो जाएगा वो हमारा सुरेश हो जाएगा। विदेश भी हमारा उपसर्ग है, विदेश में भी हमारा उपसर्ग है, प्लस देश हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अत्यधिक में क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो इसीलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सुरेश। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। बताइए कौन से में स्वर संधि है। देखो सिर्फ एक ही ऐसा शब्द है जिसमें स्वर संधि है, वो है आपका रजनीश शब्द। रजनीश में आपका क्या है, ई प्लस ई मिलकर क्या बनती है, बड़ी ई। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो रजनीश में आपकी कौन सी संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 28। हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। आर्य समाज, नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर है, इसकी जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था है वो आपकी है नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, ये हिंदी की सबसे प्राचीन संस्था है।
ठीक है। कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी आपकी 16 जुलाई, 16 जुलाई कितने 1839 को ये स्थापित हुई थी। तो सबसे प्राचीन क्या है? संस्था है हिंदी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 29 क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जिसका बहुवचन हम नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी बहुवचन में रहता है। बताइए क्या है? देखो, देव का क्या हो जाएगा? देवो। नक्षत्र को हम क्या बोल सकते हैं? नक्षत्रों। और छात्र को क्या बोल सकते हैं? छात्रों। लेकिन प्राण को हम प्राणों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सर्वोत्तम सांसारिक दीर्घायु बताइए कौन सा सही, या ज्योत्सना कौन सा सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? देखो, ज्योत्सना आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्वेश्चन से संबंधित, इसीलिए क्या हो जाती है? वीडियो लंबी हो जाती है। वरना तो मैं 10 से 15 मिनट में वीडियो को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे वैसा पढ़ाना नहीं आता है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन के बारे में हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबी बनती है, तो धैर्य बना के देखा करें, आपको नॉलेज मिलती है, एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता है। एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिल रहा ना। एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन हो तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखा करें और धैर्य से देखा करें, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।